नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाटा एजुकेशन में। जैसा कि अपन ने राजस्थान इतिहास की उन सीरीज़ की बात की थी, जो क्वेश्चन जिस सीरीज़ में इतिहास से संबंधित एग्जाम में आगे आए हुए क्वेश्चन है, उसी सीरीज़ को आगे करते हुए अपन ने लगभग 3 या 4 टॉपिक अपन ने देख लेते और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज ये नेक्स्ट टॉपिक है। आज से राजवंशों की सीरीज स्टार्ट होगी। राजवंशों की सीरीज में पहला टॉपिक है आपका चौहान वंश, और चौहान वंश का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। किसी भी प्रकार की फालतू बातें न करते हुए आपका एग्जाम डेट प्री BHTC के एग्ज़ाम की डेट आज फिक्स हो चुकी है। 28 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। ध्यान रखना 28 अगस्त अभी खूब दिन है। आप इसे यूँ ज़्यादा प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है कि 28 को एग्ज़ाम है तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और सब अच्छा होगा। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना था? यानी उस इतिहासकार का नाम बताना है। उस इतिहासकार का नाम बताता है जिन्होंने चौहानों को किन से माना था? ब्राह्मणों से। एक बात ध्यान रखना, अपन ने पढ़ा था ऑफलाइन क्लास में, और बाकी भी ध्यान रखना कि ब से ब्राह्मण और ब से भंडारकर, ये ध्यान रखना आप। तो ब से ब्राह्मण, ब से भंडारकर, यानी इतिहासकार जो डॉक्टर भंडारकर हुए थे, इन इतिहासकार डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना था। एक बात और ध्यान रखना, एक शिलालेख और आता है, उस शिलालेख में भी चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। क्या कहा गया है? वत्स गोत्र ब्राह्मण। और वो शिलालेख भी ब से ब्राह्मण और ब से बिजोलियाँ शिलालेख, ब से ब्राह्मण और ब से बिजोलियाँ शिलालेख। तो जब शिलालेख पूछ ले कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया, तो बिजोलियाँ शिलालेख में, और इतिहासकार में पूछ ले तो ब से ब्राह्मण और ब से भंडारकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं, यानी उस चौहान शासक की बात कर रहे हैं ये, जिसने सबसे पहले चौहान शाखा की शुरुआत की थी। तो संपूर्ण चौहान राजवंश की जो स्थापना की थी ना, वो किसने की थी? वासुदेव चौहान ने। किसने की थी? वासुदेव चौहान ने। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? वासुदेव चौहान। वैसे अलग अलग जगह अलग अलग चौहान वंश की स्थापना अलग अलग राजाओं के द्वारा की गई थी, लेकिन संपूर्ण चौहान राजवंश की बात की जाए ना, तो संपूर्ण चौहान राजवंश की स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? यानी ये पूछ रहा है कि जब अजमेर को राजधानी बनाया ना, उससे पहले चौहानों की राजधानी क्या थी? तो अपन पढ़ते हैं कि अजमेर में जो चौहान गए थे ना, वो सांबर से गए थे। कहाँ से गए थे? सांबर से गए थे। अपन पढ़ते हैं कि अजयराज चौहान ने अजमेर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो राजधानी बनाया अजमेर, उससे पहले अजयराज राजा कहाँ का था, या चौहानों की राजधानी क्या थी? सांबर। यानी सांबर से चौहान वंश की स्थापना हुई थी। वासुदेव चौहान ने सांबर को राजधानी बनाते हुए यहीं से शुरुआत की थी, और यहीं के बाद उन्होंने राजधानी किसको बनाया था? अजमेर को राजधानी बनाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सांबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्राचीनतम शहर शाकंभरी, जिसे अब सांबर कहा जाता है, को 7वीं शताब्दी में खालिस्तान नामक चौहान राजा ने बसाया था। यानी उसकी बात कर रहे हैं जिसे शाकंभरी की स्थापना की थी, जिसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने बात की थी कि जब चौहान वंश के राजा वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी, तो उसने राजधानी किसको बनाया था? शाकंभरी या सांबर को बनाया था। ध्यान रखना, सांबर के पास एक माता का मंदिर है, शाकंभरी माता का, जिसे सांबर के चौहानों की कुलदेवी कहा जाता है। वहीं देवयानी तीर्थ या तीर्थों के नाम में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? वासुदेव चौहान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? अपन चौहान वंश में पढ़ते हैं कि चौहान वंश का एक राजा हुआ था क्या नाम हुआ था? चंदनराज। चंदनराज की पत्नी थी आत्मप्रभा, या उसी का नाम मिलता है रुद्राणी। उसका एक नाम रुद्राणी है, दूसरा नाम क्या मिलता है? आत्मप्रभा। एक नाम क्या मिलता है? आत्मप्रभा। तो इसे यही रुद्राणी और आत्मप्रभा जो है ना, ये भगवान शिव की आराधना करती थी, और काल सर्प रोग से मुक्ति पाने के लिए सांबर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाकंभरी के चौहान वंश। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, शाकंभरी के चौहान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवक किस वंश का राजा था? अभी अपन ने बात की थी कि राजवंश चल रहा है चौहान वंश, तो गोवक नाम का एक राजा हुआ था चौहानों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चहमान। चौहानों को क्या कहा जाता है? चहमान। अपन पढ़ते हैं कि चहमान शब्द का एक परिष्कृत रूप चौहान होता है। चौहान वंश का राजा हुआ था गोवक, एक ध्यान रखना। और इसी गोवक ने सीकर में हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया था।
सीकर में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे चौहानों का कुल देवता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? चहमान या चौहान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अजमेर का संस्थापक था, यानी अजमेर की स्थापना किसने की थी? पहले क्वेश्चन में अपन ने बात की थी कि चौहानों की आरंभिक राजधानी सांभर हुआ करती थी, जिसे वासुदेव ने बसाया था। चौहान वंश का राजा हुआ था अजयराज चौहान। कौन हुआ था? अजयराज चौहान। अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर बसाया था। 1113 ईस्वी में। इसे ही अजयपाल भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आ सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अजमेर का संस्थापक कौन है? अजयराज चौहान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे। मैंने कहा था क्वेश्चन आ गया। अब इस बार उसने अजयराज की जगह नाम क्या दे दिया? अजयपाल। नाम क्या दे दिया? अजयपाल। तो बसाया क्या? अजमेर। बसाया क्या? अजमेर। पूछ ले कब बसाया था? 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में। और अजमेर को राजधानी भी किसने बनाया था? अजयराज ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्कर के पास वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, अपन चौहान वंश में एक राजा पढ़ते हैं, आनाजी या अर्णोराज चौहान। आनाजी या अर्णोराज चौहान। इन्होंने अपने नाम से एक तो आना सागर झील का निर्माण करवाया था, और दूसरी इन्होंने ही पुष्कर के पास किस मंदिर का निर्माण करवाया था? वरा मंदिर का। भगवान शिव का एक अवतार, भगवान विष्णु का एक अवतार है वरा अवतार। और इन वरा मंदिर का निर्माण चौहान वंश के किस राजा ने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। कहाँ पर है? पुष्कर झील के पास। अगला क्वेश्चन है कटिबंध या कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? यानी चौहान वंश के उस राजा का नाम बताना है जिसकी उपाधि कवि बांधव या कटि बांधव थी। कवि बांधव या कटि बांधव थी। तो चौहान वंश में एक राजा पढ़ते हैं अपन, विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा राजा है? विग्रहराज चतुर्थ। इसे विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव चौहान भी कहा जाता है। इसी का नाम एक क्या मिलता है? एक बिसल देव चौहान। इसने बिसलपुर की स्थापना की थी। बिसलपुर में वहाँ महादेव का मंदिर बनवाया था। बिसलपुर बांध भी इन्होंने बनाया था। यानी विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव चौहान भी कहा जाता है। और इन्हीं की उपाधि है कवि बांधव या कटि बांधव। क्यों? क्योंकि ये कविताएं लिखते थे। इन्होंने एक नाटक की रचना की थी, हरिकेली नाटक की। तो ये कवि बांधव या कटि बांधव की उपाधि किस चौहान वंश की है? विग्रहराज चतुर्थ की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? यानी इसमें देखो एक क्वेश्चन भी और एक आंसर भी। क्वेश्चन ये कर सकती हो आप कि ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? तो ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? सोमदेव ने। तो ये सोमदेव किसका दरबारी कवि था? ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो ये पता लग गया आपको कि ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? सोमदेव ने। ये एक क्वेश्चन, इसका आंसर मिल गया आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि विग्रहराज, ललित विग्रहराज की जिसने रचना की ना सोमदेव ने, वो किस शासक के दरबार में मिलता था? तो ये जो शासक हैं, ऑप्शन नंबर 1 में विग्रहराज या बिसल देव चौहान, इसके दरबार में 2 दरबारी कवि थे। एक सोमदेव था जिसने ये ललित विग्रहराज लिखा था। एक नरपति नाला था जिसने बिसल देव रासो लिखा था। नरपति नाला ने तो लिखा बिसल देव रासो, और सोमदेव ने लिखा था ललित विग्रहराज, जो किसका दरबारी था? विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव चौहान का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? ललित विग्रहराज। अभी आप बताया आपने कि ललित विग्रहराज की रचना विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव चौहान के दरबारी कवि सोमदेव ने की थी। और सोमदेव की जगह यहाँ पर नाम क्या दे रखा है? इसने सोमेंद्र दे रखा है। क्या नाम दे रखा है? सोमेंद्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोमेंद्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विग्रहराज चतुर्थ के साहित्य रचना हरिकेली हैं। यानी विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था हरिकेली नाम से। क्या नाटक लिखा था? हरिकेली नाम से एक नाटक लिखा था। तो ये क्या है? क्या ये भजन संग्रह है? जी बिल्कुल नहीं है। क्या ये कविताएं? कविता भी नहीं है। क्या धार्मिक ग्रंथ है? बिल्कुल नहीं है। तो विग्रहराज चतुर्थ क्या है? एक नाटक है। विग्रहराज चतुर्थ क्या है? एक नाटक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नाटक। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिकेली नाटक की रचना की थी। यानी वही क्वेश्चन आ गया कि हरिकेली नामक नाटक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा या बिसल देव चौहान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चौहान शासक या चहमान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? आगे वही बात, बिसलपुर जिसने बसाया था उस चौहान शासक के था। तो विग्रहराज चतुर्थ का दूसरा नाम बिसल देव चौहान है। तो बिसलपुर की स्थापना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने या बिसल देव चौहान ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चौहान वंश किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण हुआ था? यानी उस चौहान वंश के राजा का नाम बताना है, चौहान वंश के उस शासक का नाम बताना है जिसके काल में दिल्ली में शिवालिक स्तंभ जो लेख हैं, शिवालिक स्तंभ अभिलेख
को लगवाया गया था, उत्कीर्ण करवाया गया था। तो चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ था विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव चौहान। इसका जो शासनकाल है ना वो चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है। इसका शासनकाल चौहानों का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विग्रहराज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यानी 2.5 दिन का झोंपड़ा है ना, ये पहले किस नाम से चलता था? ये कंठाभरण संस्कृत महाविद्यालय या संस्कृत कंठाभरण विद्यालय। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने या बिसलदेव चौहान ने। इसे बाद में बदलकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः था, यानी वो क्या था? आज तो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, लेकिन पहले क्या था वो? क्या वो एक मस्जिद थी? जी नहीं। क्या दरगाह थी? बिल्कुल नहीं। क्या राजप्रसाद? जी नहीं। तो क्या था वो? एक संस्कृत कॉलेज। वो पहले क्या चलता था? संस्कृत कॉलेज। अभी बात हुई थी कंठाभरण संस्कृत कॉलेज था जिसे तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? नॉर्मल बात है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ बना हुआ है? अजमेर में बना हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1998 ईस्वी में 1198 ईस्वी में सुल्तान गोरी ने मोहम्मद गोरी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सुल्तान हुआ करता था, ये सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। यानी किसे एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था? उस स्मारक का नाम बताइए जिसे। तो देखो 2.5 दिन का जो झोंपड़ा था, कौन क्या था? 2.5 दिन का झोंपड़ा था। इसे बदलकर क्या किसके में परिवर्तित करवाया था? एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवाया था, जो पहले क्या था? एक कंठाभरण संस्कृत पाठशाला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रायन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? ध्यान रखना 2 युद्ध हुए थे। त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ था, त्रायन का दूसरा युद्ध हुआ था। त्रायन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। त्रायन का दूसरा युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। त्रायन का जो पहला युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1191 में। ये 1191 का जो युद्ध हुआ था ये कौन जीत गया था? पृथ्वीराज। त्रायन का दूसरा युद्ध हुआ था कब? 1192 ईस्वी में। त्रायन का दूसरा 1192। दूसरा जो युद्ध हुआ था वो कौन जीता था? मोहम्मद गोरी। तो ये पूछ रहे हैं कि त्रायन का दूसरा युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1991 में किसने पराजित किया? लेकिन सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में किसने पराजित किया? लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हार गया था। यानी उसका नाम बताना है जिसने 1191 में तो मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन 1192 में मोहम्मद गोरी से हार गया था। तो अभी मैंने बात की थी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर का शासक हुआ था। इस पृथ्वीराज चौहान ने 1191 के त्रायन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन 1192 के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी से यह पराजित हो गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज तृतीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? देखो यूँ कहा जाए तो इन दोनों के मध्य कई युद्ध लड़े थे। कोई कहते हैं 17 युद्ध लड़ा था, कोई 13 युद्ध बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो युद्ध लड़े गए थे ना, मूल जो युद्ध हुए थे ना, वो 2 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? मुख्य रूप से 2 युद्ध। एक त्रायन का पहला युद्ध हुआ था, एक त्रायन का दूसरा युद्ध हुआ था। 1191 में पहला और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस वर्ष में त्रायन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? यानी त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, वही बात है। तो 1191 ईस्वी में त्रायन का पहला युद्ध हुआ था और 1192 ईस्वी में त्रायन का दूसरा युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम युद्ध पूछा है तो सही आंसर हो जाएगा त्रायन का पहला युद्ध हो जाएगा 1191 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? यानी उस किले का नाम बताना है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा बनवाया गया था। आप एक बात ध्यान रखना, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है ना, इसके 2 उपाधियाँ हैं। एक तो उपाधि इसकी मिलती है राय पिथौरा। कौन सी मिलती है? राय पिथौरा। और दूसरी इसकी उपाधि मिलती है दल पुंगल। एक तो राय पिथौरा और एक उपाधि कौन सी मिलती है? दल पुंगल। तो राय पिथौरा इसकी उपाधि, उसी के नाम पर इसने एक किला बनवाया था जिसे किला राय पिथौरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किला राय पिथौरा। तो चौहान वंश तृतीय चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जो किला बनवाया था वो कौन सा किला है? किला पिथौरा। ध्यान रखने कुंभलगढ़ किला,
जो कुंभलगढ़ राजसमंद में है। ये मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर बनवाया था। रणथंभौर का किला है, गागरोन का किला है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? किला राय पिथौरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि कौन था? तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि हुआ करता था चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रबरदाई, जिसने ये ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु हुई थी ना, वो गजनी में हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रबरदाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम्बवास या कैमास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे? तो ध्यान रखना, अपन पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे सोमेश्वर देव चौहान, उनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी। जब उनकी मृत्यु हुई थी पृथ्वीराज चौहान की आयु मात्र 11 वर्ष की थी। आप ये कह सकते हो कि 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान शासक बना था। और आरंभ में शासन के बागडोर उनकी माता कर्पूरी देवी ने संभाली थी। उनका साथ भुवनमल और कदमवास ने दिया था। तो ये मुख्यमंत्री किसके हो जाएंगे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, क्योंकि ये छोटा था तो शासन माँ संभालती थी। माँ का साथ इन्होंने कदमवास व कैमास के द्वारा दिया गया था। दोनों का एक नाम है, कदमवास व कैमवास। एक भुवनमल नाम अलग था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगला क्वेश्चन है, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री था। यानी उस मंत्री का नाम बताना है जिसने गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज को परामर्श दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कदम्बवास। किसने दिया था? कदम्बवास ने। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? अभी मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, ध्यान रखो कब पूछा गया था? जयन सिविल डिग्री 18/5/2022 में। कि कर्पूरी देवी किस चौहान शासक की माता का नाम था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पिता का नाम सोमेश्वर देव चौहान था और माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? किसके शासनकाल में? RS 2003 में पूछा गया था, किसके समय आए थे? तो ध्यान रखना, ये जब राजस्थान आए थे उस समय राजस्थान के राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। किसके समय आए थे? ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, लेकिन आए किसके समय थे? किसके शासनकाल में आए थे? चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? अपन चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान को पढ़ते हैं, उस समय अच्छे से पढ़ते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था उस समय महोबा का राजा हुआ था चंदेल वंश का राजा परमर्दी देव चंदेल। कौन सा हुआ था? चंदेल वंश का राजा परमर्दी देव चंदेल, जिसके साथ में तुमुल का युद्ध लड़ा गया था। परमर्द देव का 2 सेनापति क्या क्या नाम था? एक नाम था आला और दूसरा कौन था? उदल। आला और उदल किसके सेनापति थे? परमर्दी देव चंदेल के। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परमर्दी देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडानकों का पूर्णतः दमन निम्न में से किसने किया था? अपन पढ़ते हैं चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में, कब? 1182 ईस्वी में सतलज प्रदेश से आने वाली बंडानक नामक जाति का दमन किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडानकों का पूर्णतः दमन निम्न में से किसने किया था? वही आंसर आ जाएगा वापस, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक का मतलब जिसने चौहान वंश की स्थापना की थी ना, कहाँ पर? रणथंभौर में। उस राजा का नाम पूछा है। तो अपन पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज चौहान वंश का अजमेर से अंतिम शासक था। पृथ्वीराज के साथ से अजमेर चौहान शाखा समाप्त हो गई। पृथ्वीराज का पुत्र हुआ था गोविंदराज चौहान। क्या नाम था? गोविंदराज चौहान। इसी गोविंदराज चौहान ने रणथंभौर में स्थापना की थी। किस शाखा की? चौहान वंश की शाखा की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? गोविंदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? ध्यान रखना, ये पहले मुठभेड़ की बात कर रहा है, वो भी किसके साथ में? जलालुद्दीन खिलजी के साथ। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, जलालुद्दीन खिलजी के साथ में। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार युद्ध किया था, आक्रमण किया था। तो पहले बार जब आक्रमण किया था तो कब किया था? 1290 ईस्वी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1290 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाइन के निकट जलालुद्दीन की सेना को हराया था? यानी रणथंभौर के चौहान वंश के राजा हमीर देव चौहान की बात कर रहे हैं ये।
और हमीरदेव चौहान के उस शासक का नाम बताना है जिसने रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने, चौहान वंश का राजा हमीरदेव उस समय कौन सा था, हमीरदेव चौहान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी उस सेनापति की बात करें जिसने जलालुद्दीन की सेना को हराया था, और वो सेनापति किसका सेनापति था, हमीरदेव चौहान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। ध्यान रखना, दो ही खिलजी वंश के राजा हुए थे, एक हुआ था जलालुद्दीन खिलजी और एक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। तो पहला प्रथम की बात करें तो प्रथम कौन हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी। जब जलालुद्दीन खिलजी सफल नहीं हुआ था तो उसके बाद में आक्रमण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही साका हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी ने घेरा उठा लिया था ये कहते हुए कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को तो मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो प्रथम बार जब आक्रमण किया था ना तो किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, क्योंकि क्या कारण था कि उसने आक्रमण किया था। तो क्या राणा की सेना सुदृढ़ थी, ऐसा कुछ नहीं था। क्या राणा ने युद्ध की पहल की थी, ऐसा भी नहीं होता। जलालुद्दीन ने आदेश दिया था, जी ऐसा भी नहीं था, और ऐसा भी नहीं था। सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दिया था, किसने, रणथंभौर के राजा हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मोहम्मद शाह को शरण दी थी, और इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दिया। अभी मैंने बात की थी, किसको शरण दी थी, मीर मोहम्मद शाह को। किसको शरण दी थी, मीर मोहम्मद शाह को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, मीर मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर का युद्ध जो सन 1301 में हुआ था, में निम्न में से किसके मध्य हुआ था। 1301 की बात कर रहे हैं, जो चौहान राजस्थान के पूरे राजस्थान के इतिहास का पहला शासक हुआ था 1301 में रणथंभौर में। वो युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, वो युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य। अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य। ध्यान रखना, ये अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह ये राहुल शाखा का अंतिम शासक था। ये जो शाखा हुआ था ना, ये 1303 में हुआ था। कब हुआ था, 1303 में। और ये कहाँ हुआ था, चित्तौड़गढ़ में हुआ था। लेकिन 1301 में जो शाखा हुआ था ना, वो रणथंभौर में हुआ था, और वो किस किस के मध्य हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया था। किस वर्ष अधिकार किया था, अभी बात हुई थी, शाखा कब हुआ था, 1301 में। तो अधिकार भी कब हो जाएगा, 1301 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर था वो यहाँ पर भी आंसर है, हमीरदेव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक कौन था, हमीरदेव चौहान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर के किन दो मंत्रियों ने गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ था। यानी उन सेनापतियों का नाम बताना है जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हमीरदेव के साथ विश्वासघात किया था। तो अपन पढ़ते हैं कि हमीरदेव के 2 सेनापति, एक का नाम रणमल और दूसरे का नाम रतिपाल, इन दोनों ने विश्वासघात किया था, जिसकी वजह से रणथंभौर दुर्ग में शाखा हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रणमल रतिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, एक तो था उलग खां और दूसरा था नुसरत खां। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने आकर घेराबंदी कर ली तो ये जो नुसरत खां जो है ना, ये आगे आगे चलकर घेराबंदी देख रहा था। तो दुर्ग में से एक आग का गोला आया, जिसमें कौन सा सेना नायक मारा गया था, नुसरत खां। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, नुसरत खां। बाद में सेना का नेतृत्व किसने कर दिया था, उलग खां ने। तो कौन सा सेनापति मारा गया था, तो नुसरत खां इसमें मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था। अभी अपन ने बात किया था कि इसमें नुसरत खां की तो हो गई थी मृत्यु, और दुर्ग बाद में किसको सौंपा है, उलग खां को। किसको सौंपा है, उलग खां को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, उलग खां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है। यानी उस शासक का नाम बताना है जो जालोर का राजा नहीं हुआ था। उदय सिंह जालोर का शाखा हुआ था, समर सिंह या समय सिंह जालोर का शाखा हुआ था, कीर्तिपाल चौहान ने तो जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। लेकिन ये जो वत्सराज हैं, ये गुर्जर प्रत्यार वंश का राजा हुआ था वत्सराज। तो ये जालोर में या किसी भी चौहान वंश का राजा वत्सराज नहीं हुआ था। तो जालोर के चौहानों का शासक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वत्सराज नहीं है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? यानी उस राजा का नाम बताना है जिसने कभी दिल्ली का आक्रमण नहीं सहा था। उदय सिंह के समय आक्रमण हुआ था, कानर देव के समय आक्रमण हुआ था, वीरम देव के हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? चौचिंग देव। यानी चौचिंग देव वो राजा था जिसने दिल्ली से आक्रमण का सामना नहीं किया था। ध्यान रखना, नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? यानी जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। यानी अपन पढ़ते हैं कि जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? कीर्तिपाल चौहान। इसकी उपाधि क्या थी? कीतु एक महान राजा। उपाधि क्या है इसकी? कीतु एक महान राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानर देव कहाँ का शासक था? यानी कानर देव चौहान कहाँ का शासक था? जालोर का शासक कौन था? कानर देव चौहान। जालोर की चौहान भाषा का सबसे प्रतापी शासक भी कौन था? कानर देव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? यानी जब जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था ना, उस समय जालोर का शासक कौन था? तो जालोर के शासक कानर देव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। और उसी समय कब? 1311 ईस्वी में जालोर का साका हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कानर देव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? यानी उस ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के जब जालोर में विजय हुई उसका वर्णन मिलता है। तो अपन बात करते हैं कि पद्मनाभ के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, कानरदेव प्रबंध। कौन सा ग्रंथ है? कानरदेव प्रबंध। तो इसी कानरदेव प्रबंध ग्रंथ से जालोर में जो अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी उसकी जानकारी मिलती है, उसका विवरण मिलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कानरदेव प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद कर दिया था? ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में 3 दुर्गों का नाम बदला था। एक तो नाम क्या था उसने? जलालाबाद। क्या किया था? जलालाबाद। जलालाबाद नाम तो क्या था उसने? जालोर का। जलालाबाद कहाँ का क्या था? जालोर का। एक नाम क्या था उसने? खिजराबाद। कौन सा नाम क्या था? खिजराबाद। खिजराबाद नाम क्या था उसने? चित्तौड़ का। लेकिन खेराबाद जो नाम क्या था ना, वो कहाँ का क्या था उसने? सिवाना का। यानी सिवाना का नाम बदलकर उसने क्या कर दिया था? खेराबाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? खेराबाद। सिवाना दुर्ग खेराबाद नाम कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरिश्ता के अनुसार, ग्रंथ लिखा था इसने थारी के फरिश्ताई। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो दूसरा जब आक्रमण हुआ था जालोर में, मैंने अभी बात की थी कि जालोर का जो साका हुआ था वो कब हुआ था? 1311 ईस्वी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, 1311 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर पर सोनगरा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया था? यानी जालोर में जो चौहान वंश की स्थापना हुई थी, और वो चौहानों की शाखा कौन सी थी? सोनगरा शाखा। तो वो जो स्थापना हुई थी ना, उससे पहले जालोर में किसका शासन था? यानी किसे पराजित करके सोनगरा चौहानों ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी? तो अपन पढ़ते हैं कि जालोर में चौहानों से पहले परमार वंश का शासन था। कौन से वंश का शासन था? परमार वंश का शासन था। परमारों को पराजित करके जालोर में सोनगरा चौहानों ने अधिकार कर लिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? परमार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी पहले कौन सा राज्य हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ था? तो देखो, इसमें एक तो दे रखा है पृथ्वीराज चौहान प्रथम, एक अजयराज, एक अर्णोराज, एक विग्रहराज। आप इन दोनों को क्रम से ले लो। आप इन दोनों को क्रम से ले लो। किस किस को क्रम से ले लो? कि अजयराज हुआ था, अजयराज के बाद में अर्णोराज हुआ था, अर्णोराज के बाद में विग्रहराज हुआ था। यानी दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तो क्रम से है। तो यहाँ तीसरे के बाद दूसरा है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पहले दूसरा आ गया, उसके बाद तीसरा आ गया, लेकिन चौथा आना चाहिए, लेकिन यहाँ कौन सा आ गया? पहला आ गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पहले चौथा आ गया, जबकि दूसरा आना चाहिए था। तो सही आंसर कौन सा है? ये दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका मतलब अजयराज भी पहले ही हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान राजवंश के शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वही क्वेश्चन है। इसमें पहले कौन सा हुआ था? देखो, इनमें जो पहले राजा हुआ था ना, वो कौन हुआ था? अजयराज चौहान। ये आप ये देख सकते हो कि पृथ्वीराज चौहान लास्ट में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान लास्ट में होता है। तो 1 नंबर लास्ट में कहाँ आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, और इसमें नहीं आ रहा। किस में आ रहा है? केवल एक में आ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट।
यानी पहले कौन सा हुआ था, अजय राज हुआ था, उसके बाद अरुणराज हुआ था, उसके बाद विग्रहराज हुआ था, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था। अपन पढ़ते हैं कि कोटा जो राज्य है ना, कोटा राज्य को या कोटा रियासत को मुगलों की देन कहा जाता है। किसकी देन कहा जाता है, मुगलों की देन, क्योंकि कोटा पहले बूंदी के अधीन था, लेकिन मुगल बादशाह शाहजहाँ ने 1631 में कोटा को बूंदी से अलग करके स्वतंत्र शासक राज्य बनाया था, और कोटा का पहला शासक बनाया था उसे माधो सिंह को। किसको बनाया था, माधो सिंह को। तो माधो सिंह को कोई कोटा का क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, माधो सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया था, यानी कोटा का जो नामकरण हुआ था किसके नाम पर हुआ था। अपन पढ़ते हैं कि बूंदी का नामकरण बूंदा मीणा के नाम पर हुआ था, उसी प्रकार कोटा का नामकरण कोटिया भील के नाम पर हुआ था। किसके नाम पर हुआ था, कोटिया भील के नाम पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भील शासक कोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। अपन पढ़ते हैं कि झालावाड़ जो रियासत है ना, ये अंग्रेजों की देन है। झालावाड़ रियासत को किन की देन कहा जाता है, अंग्रेजों की देन कहा जाता है, क्योंकि 1838 ईस्वी में, कब, 1838 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा ही झालावाड़ की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना सही आंसर क्या हो जाएगा, 1838। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, कि हुंजा नामक घोड़ा किसका था। उस राजा का नाम बताना है जिसके घोड़े का नाम क्या था, हुंजा। तो बूंदी के एक राजा हुए थे उम्मेद सिंह। कौन से हुए थे, उम्मेद सिंह। और उम्मेद सिंह का जो घोड़ा था उसी घोड़े का नाम क्या था, हुंजा, या उम्मेद सिंह के घोड़े का नाम क्या था, हुंजा घोड़ा। सही आंसर क्या हो जाएगा, उम्मेद सिंह। एक क्वेश्चन और है, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी। यानी ये बात कर रहे हैं कि सहसमल, अपन पढ़ते हैं जब सिरोही का चौहान वंश, तो सिरोही वंश के राजा या सिरोही के चौहानों के शासक सहसमल ने 1425 ईस्वी में स्थापना की थी सिरोही की। किसकी स्थापना की थी, सिरोही की। और सिरोही को अपनी क्या बना लिया था, राजधानी बना लिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिरोही। ध्यान रखना, चंद्रावती परमाणु की राजधानी थी। तो दोस्तों ये लगभग 61 क्वेश्चन हैं चौहान राजवंश के, जो अपन नई सीरीज के माध्यम से देखें। और शायद इस सभी क्वेश्चनों के माध्यम से आपको ये लगा होगा कि सारे क्वेश्चन जो अपन ने ऑफलाइन क्लास में पढ़े थे वो हैं, और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप ज़्यादा नहीं कर पाओ तो भी आए हुए क्वेश्चनों को कर लो, उसमें आपका काम हो जाए, क्योंकि 70% क्वेश्चन तो वही हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसका आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इन 61 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने आपके सही हुए, कितने क्वेश्चनों को आप नहीं कर पाए, वो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। और बने रहिए आपके अपने चैनल बाटा एजुकेशन के साथ। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और आशा करता हूँ कि आप जिस भी सब्जेक्ट सिलेबस की, जिसकी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें आप पूर्णतः सफल हो, ये मेरी भगवान से प्रार्थना और मेरी यही मनोकामना है। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।